नमस्कार। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एमए इतिहास पेपर एमए आईएच 15 पर बात कर रहे हैं। यह है आधुनिक राजस्थान में समाज एवं अर्थव्यवस्था। हमारे पास 2015 से 2024 तक के सेक्शन ए के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका पूरा संकलन है। तो देखते हैं परीक्षा के लिए क्या खास है। बिल्कुल। और इन सवालों को देखने से एक पैटर्न सा दिखता है ना। कुछ विषय हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो हम पहले उन पर ध्यान देंगे, फिर जो बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी संक्षेप में देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि कम समय में मेन बातें समझ आ जाएं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों से ही शुरू करते हैं। पहला है हाट और मंडी, इनमें क्या अंतर था? मतलब देखिए, हाट जो है वो एक अस्थाई ग्रामीण बाजार होता था, अक्सर हफ्ते में एक बार लगता था, जबकि मंडी वो एक स्थायी ज्यादा संगठित बाजार थी, थोक बाजार कह सकते हैं, जहाँ खास चीजों का व्यापार होता था। अच्छा, मतलब एक अस्थाई और एक स्थाई। ठीक है। अगला सवाल, वीर विनोद के लेखक कौन थे? ये किताब तो काफी मशहूर है। जी, वीर विनोद लिखी थी मेवाड़ के इतिहासकार कविराजा श्यामल दास ने। ये मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और समाज की बात करें तो सती प्रथा। इसके उन्मूलन के प्रयास कैसे हुए? हाँ, सती प्रथा मतलब पति की मृत्यु पर पत्नी का चिता पर जीवित जल जाना एक भयानक प्रथा थी। एकदम। इसको रोकने के लिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। बाद में धीरे धीरे राजस्थानी रियासतों ने भी इसे अपनाया। समझ गया। अच्छा, कृषि के लिए सिंचाई बहुत जरूरी थी, तो ये रहण प्रणाली क्या थी? रहट, हाँ, ये कुएं से पानी निकालने का एक पुराना तरीका था। इसमें बैलों की मदद लेते थे। एक बड़ा सा पहिया होता था जिस पर बाल्टियों की माला लगी रहती थी और वो घूमकर पानी ऊपर लाती थी। पारंपरिक तकनीक थी। पारंपरिक तकनीक। अच्छा, अब फसलों पर आते हैं। राजस्थान की मुख्य रबी और खरीफ फसलें कौन सी हैं? ये तो आज भी जरूरी है जानना। बिल्कुल, रबी मतलब जो सर्दी की फसलें हैं, उनमें मुख्य हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों। और खरीफ जो बारिश के मौसम की फसलें हैं, उनमें बाजरा, ज्वार, मक्का, मोठ वगैरह आती हैं। ठीक है। अब जरा सामाजिक धार्मिक सुधारों की बात करें। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उनका उद्देश्य था वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करना और जो सामाजिक बुराइयां थीं जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति भेद, उनका विरोध करना। और किसानों पर लगने वाले कर, ये लाग बाग और चमरी लाग, ये क्या थे? लाग बाग असल में भू राजस्व जो मुख्य कर था, उसके ऊपर लगने वाले कई तरह के अतिरिक्त कर या सेस थे। ये जागीरदार लगाते थे। और चमरी लाग एक खास तरह की लाग थी जो किसान को अपनी बेटी की शादी के समय जागीरदार को देनी पड़ती थी। ओहो, मतलब ये एक और बोझ था। अच्छा, एक नाम आता है ऊपर माल, ये कौन सा क्षेत्र है? ऊपर माल का इलाका मुख्य रूप से बिजौलिया और भैंसरोड़गढ़ के बीच का पठारी भाग है। ये बिजौलिया किसान आंदोलन के कारण ज्यादा जाना जाता है। वो आंदोलन यहीं केंद्रित था। अच्छा, बिजौलिया आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश शासन पर। ब्रिटिश परमोच्च सत्ता या पैरामाउंट सी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि भारत की जो रियासतें थीं, उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता थी। हालांकि रियासतों को अंदरूनी मामलों में कुछ हद तक आज़ादी थी, पर उनके विदेश मामले, रक्षा, ये सब अंग्रेजों के ही कंट्रोल में थे। मतलब बाहरी तौर पर अधीन। ठीक है। और एक और सवाल जो बार बार आया है, पर्युषण पर्व। जी, पर्युषण जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आत्मशुद्धि और तपस्या का पर्व है ये। श्वेतांबर इसे 8 दिन मनाते हैं और दिगंबर 10 दिन। इसमें उपवास, ध्यान, स्वाध्याय और खास तौर पर क्षमा याचना पर जोर होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए वो सवाल जो काफी बार पूछे गए। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले सालों में आए हैं। इन्हें हम थोड़ा ग्रुप करके देख लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, श्रेणियों में बांटकर समझना आसान रहेगा। जैसे पहले कुछ आर्थिक और प्रशासनिक शब्द ले लेते हैं। हाँ, जैसे खालसा भूमि। खालसा भूमि वो जमीन होती थी जो सीधे राजा या राज्य के नियंत्रण में होती थी, जागीरदार के नहीं। और सामंत? सामंत मतलब जागीरदार।
वो लोग जिन्हें राजा उनकी सेवाओं के बदले जमीन या जागीर देता था। एक शब्द है दस्तूर कौमबार। हाँ, ये जयपुर रियासत का एक रिकॉर्ड था जिसमें अलग अलग जातियों से लिए जाने वाले करों का हिसाब होता था। जातिवार रिकॉर्ड था ये। लगान वसूलने के तरीके भी थे, जैसे बटाई या लाटा। जी, बटाई या लाटा में फसल तैयार होने के बाद उसका बंटवारा होता था राज्य और किसान के बीच, उसी से लगान तय होता था। और कुंता? कुंता में खड़ी फसल को देखकर ही अंदाजा लगा लिया जाता था कि कितनी पैदावार होगी और उसी हिसाब से लगान तय कर देते थे। और वंशानुगत भूमि अधिकार थे, मतलब जमीन पर पक्का हक। व्यापार में बार्टर सिस्टम। बार्टर यानी वस्तु विनिमय, पैसे की जगह चीजों का लेन देन। नजराना? नजराना मतलब भेंट या उपहार, जो अक्सर छोटे शासक या अधिकारी अपने से बड़े शासक को देते थे। हुंडी, ये क्या थी? हुंडी एक तरह का क्रेडिट नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा था। व्यापार में पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल होता था। दूर तक पैसा भेजने के लिए सुरक्षित तरीका था। और बेगार? बेगार मतलब बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती काम करवाना। ये सामंती व्यवस्था का एक शोषणकारी पहलू था। लाग शब्द तो पहले भी आया, लागबाग में। हाँ, लाग मतलब वही अतिरिक्त कर या उपकर। सामाजिक स्तरीकरण। इसका मतलब है समाज का अलग अलग स्तरों या वर्गों में बटा होना, ऊंच नीच के आधार पर। और ऋण और खनिज तो सीधे शब्द हैं, उधार और मिनरल्स। जी बिल्कुल, ये सब उस समय की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए जरूरी शब्द हैं। सही कहा। अब दूसरी श्रेणी देखते हैं, साहित्य, इतिहासकार और ग्रंथ। इसमें क्या क्या है? इसमें कई नाम आते हैं, जैसे बाल साहित्य, बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य। फिर बेली साहित्य, जैसे बेली कृष्ण रुक्मणी रे। हाँ, और भाषाओं के मानकीकरण में रामकरण आसोपा का मारवाड़ व्याकरण। बिल्कुल, और राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली रचना केसरी सिंह बारहट की चेतावनी राचुंगटिया। कर्नल जेम्स टॉड का नाम तो बहुत आता है। हाँ, उनकी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ विवाद भी हैं उनके लेखन पर। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा? जी, वो भी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने टॉड के काम को आगे बढ़ाया और सुधारा भी। ख्यात साहित्य भी है। हाँ, ख्यात मतलब ऐतिहासिक वृत्तांत या कथाएं, जैसे नैनसीरी ख्यात। बूंदी के सूर्यमल मिश्रण। जी, वो डिंगल और पिंगल के महान कवि थे। वंश भास्कर उनकी प्रसिद्ध रचना है। और जोधपुर के कवि माकीदास। हाँ, बाकीदास भी अपने समय के महत्वपूर्ण कवि और इतिहासकार थे। तो ये साहित्य और इतिहास से जुड़े नाम हो गए। अब आते हैं सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर। इसमें भी कई चीजें हैं, जैसे शारदा अधिनियम, जो बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर भी बाल विवाह के कारण पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि कानून बनने के बाद भी ये प्रथा जारी रही, तो उसके सामाजिक आर्थिक कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक और कुप्रथा, डाकन प्रथा। ये एक अंधविश्वास था जिसमें किसी महिला पर डाकन या डायन होने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज का भी जिक्र है। जी, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा, हालांकि सीमित था। प्राकृतिक आपदाओं में अकाल के कारण? राजस्थान में अकाल आम थे। मुख्य कारण थे बारिश की कमी और उस समय यातायात के साधनों का अभाव, जिससे अनाज पहुंचाना मुश्किल होता था। जातियों की बात करें तो कृषि और पशुपालक जातियां। हाँ, कृषि से जुड़ी मुख्य जातियां जैसे जाट, धाकड़, और पशुपालक जैसे राइका, रेबारी, जो ऊंट और भेड़ बकरी पालते थे। लोक संस्कृति में नृत्य, घूमर और गैर राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। त्योहार, रामनवमी, रक्षाबंधन जैसे हिंदू त्योहार, और मुहर्रम, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और शिया समुदाय के लिए शोक का समय। मौसम से जुड़े शब्द हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति। अनावृष्टि मतलब सूखा, बारिश का न होना। जौहर प्रथा? ये राजपूतों में प्रचलित एक सामूहिक आत्मदाह की प्रथा थी। खासकर युद्ध में हार की स्थिति में महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए करती थीं। और जैन पर्व संवत्सरी? ये पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है, जिसे क्षमापना दिवस भी कहते हैं। इस दिन सभी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। बहुत सारे विषय कवर हो गए। अब आखिरी श्रेणी, स्थान, व्यक्तित्व और कुछ अन्य प्रश्न। हाँ, जैसे तीर्थ स्थल रामदेवरा, जो जैसलमेर में है, पुष्कर का धार्मिक महत्व, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और पवित्र झील है। मेले भी पूछे गए हैं, जैसे परबतसर मेला। जी, ये तेजाजी पशु मेला है,
नागौर के पर्वत सर में लगता है। अजमेर की बारादरी। ये आना सागर झील के किनारे शाहजहां द्वारा बनवाई गई संगमरमर की सुंदर इमारतें हैं। और अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। हाँ, ये सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रमुख मंदिर भी हैं। जैसे जयपुर का गोविंद देवजी मंदिर और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। राव और भाटों के क्या कर्तव्य थे? ये वंशावलियां लिखने और याद रखने का काम करते थे, अपने यजमानों का इतिहास दर्ज करते थे। चारण? चारण भी कवि और इतिहासकार होते थे। खासकर राजपूत शासकों के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। उपाधि ठाकुर? ये आमतौर पर जागीरदारों या छोटे शासकों के लिए इस्तेमाल होने वाली उपाधि थी। एक सभा का नाम है देश हितैषिणी सभा। इसकी स्थापना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से। संधियों में कोटा अंग्रेज संधि। ये 1817 में हुई थी, जिसके तहत कोटा रियासत ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया था। और आखिर में भारत में जनगणना की शुरुआत। पहली कोशिश 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से हर 10 साल पर जनगणना 1881 से शुरू हुई। वाह! तो ये थी MAI 15 के सेक्शन A के पिछले सालों के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक विस्तृत चर्चा। जाहिर है कि इन सभी विषयों को किताब में और गहराई से पढ़ना जरूरी है, खासकर उन सवालों को जो बार बार आए हैं। हाँ बिल्कुल, इन प्रश्नों के पैटर्न को समझने से तैयारी को एक सही दिशा मिलती है। पता चलता है कि किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये सोचना भी दिलचस्प हो सकता है कि ये जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, जिनका जिक्र इन प्रश्नों में है, इनके कौन से तत्व या इनकी विरासत आज भी, मतलब आधुनिक राजस्थान में, किसी न किसी रूप में मौजूद है या हमारे आज को प्रभावित कर रही हैं। वाकई एक सोचने वाली बात है। खैर, परीक्षा के लिए सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।